स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि हाउ टू कन्वर्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड और टू द ऑक्साइड, हमने कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है उस चीज को हमने समझा। और उनमें से हमने सबसे पहले समझा कि कैल्सिनेशन कैसे होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था कैल्सिनेशन कैसे होता है, रोस्टिंग कैसे होती है। अब उसका अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4 जिसको हम कहते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम लोगों को समझना है, स्टेप नंबर 4 में हम लोगों को समझना है कि आखिर कैसे वो ऑक्साइड जो बने हैं उन ऑक्साइड हमें उनका रिडक्शन करा के उनको मेटल में कन्वर्ट करना है, यानी कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू दी मेटल। तो उस ऑक्साइड का रिडक्शन हमें मेटल में करना है। सबसे पहले हमें जो एनसीईआरटी में दिया है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने इनपुट्स उसमें देंगे और उसमें बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे बेटा। लेट्स सी दिस थिंग। Reduction of the metal oxide usually involve heating it with some other substances like reducing agent C or CO or even another metal। देखिए सबसे पहली बात, इन सब बातों को हमें समझना है कि reduction of metal oxide usually involves heating with some other substances like reducing agent C or CO even other metals। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिडक्शन की प्रोसेस है ना बेटा, जिस रिडक्शन की प्रोसेस में हम किसी एमओ को और उसके मेटल में कन्वर्ट करते हैं, सवाल उठा कि रिडक्शन की प्रोसेस कैसे है सर। मैंने कहा एक बात बताइए, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड है, एम मेटल ऑक्साइड एक्स और वाई ये होगा, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कुछ ना कुछ इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जब वो मेटल के फॉर्म में जाएगा तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होता है। तो अगर यहाँ पे Y प्लस उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Y प्लस उसका ऑक्सीडेशन, और Y प्लस अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर है तो उस Y प्लस से वो कहाँ गया, Y प्लस से वो 0 पे गया। ये मेटल यहाँ पर Y प्लस पे था और यहाँ से ये कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। अब जरा मुझे बताइए, जब ये 0 पे चला गया इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है। और जहां पर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होता है ना, जहां पर भी ऑक्सीडेशन का डिक्रीमेंट होता है वो रिडक्शन प्रोसेस होती है। इसका मतलब रिडक्शन इसका होगा। तो अब कराने वाला कौन होगा, कराने वाला कौन होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन रिडक्शन को कोई कराने वाला तो होगा। क्या दुनिया में अकेला रिडक्शन हो सकता है, क्या दुनिया में अकेला ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलता है बेटा। अगर दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, अगर दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो अगर एक का रिडक्शन हो रहा है तो उसके बगल में जो रिएक्ट कर रही थी उसका ऑक्सीडेशन होगा। सवाल इस बात का उठता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही तो रिडक्शन को कराने में हेल्प कर रहा है, और जिसका रिडक्शन होगा वही तो ऑक्सीडेशन को कराने में हेल्प कर रहा है। दैट्स वाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्शन को कराने में हेल्प करता है। दैट्स वाई जिनका ऑक्सीडेशन होता है उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो यहां पर इस ऑक्सीडेशन को, इस रिडक्शन को कराने में कौन हेल्प करेगा, इस रिडक्शन को कराने में हेल्प कर रहा है या तो कार्बन, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या कोई और मेटल, अनदर मेटल, कोई और मेटल। देखिए यहाँ पर लिखा गया, ये बात बोलेगी, उसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि कार्बन या तो उसको हेल्प करेगा, या कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्प करेगा, या फिर कोई ऐसा मेटल होगा जो कि हेल्प करेगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इसके साथ, देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाई भी गई कि अगर इसके साथ कार्बन रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या होगा, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो बताइए इसका क्या होगा। मैं इसको जरा थोड़ा सा और बढ़ा लूँ, फिर से उन चीज़ों को उसी पे ले आऊँगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा लूँ आपको और बड़ा दिखाने के लिए, तो मुझे लगता है 250 क्या मैं 300% भी से कर सकता हूँ। 300% मैंने कर लिया, थोड़ा सा और बढ़ा लिया मैंने, 300% इसको मैंने कर लिया। अब आप इसको समझिए ज़रा कि यहाँ पर हम इसको जब देख रहे हैं तो देखिए आप यहाँ पर ये आपका मेटल है, और इसकी नींव अगर मैं थोड़ी और मोटी कर लूँगा तो ये ऐसे आएगा, दिस इज ओके, ये आपका ओके ओके हो गया। अब ये देखिए आपका ये M प्लस है, और ये M प्लस आपका YC के साथ रिएक्ट करता है, और YC के साथ रिएक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर M, ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन नंबर Y प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका 0 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसका रिडक्शन हुआ। अगर इसका रिडक्शन हुआ तो देखिए जरा, जैसे प्योर कार्बन लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और फिर अगर अपने कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में आएगा तो ऑब्वियसली उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका +2 होगा। और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता, तो अगर वो सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता तो उसका +4 होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका तो क्या हो रहा है,
इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसके साथ इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन के इस रिड्यूसिंग एजेंट करने के पीछे की कहानी ये है बेटा, इसको हम जब कार्बन से रिडक्शन होता है ना, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड बाई कार्बन जब होता है, तो इस प्रोसेस को हम स्पेशली एक अलग भी नाम देते हैं, और इस नाम होता है बेटा स्मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। जरा आप समझिएगा स्मेल्टिंग। अभी हम इस बात को समझते हैं जरा कि अगर हमने y इज इक्वल टू देख लिया, अब देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है, सम मेटल्स ऑक्सीडाइज गेट रिड्यूस, डिफिकल्ट टू रिड्यूस। और इस तरीके से ये आपके यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मैं इतना बड़ा लिखता हूँ तो मुझे इसको ले जाने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। ये तो मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन जरूर रखूँ। ये आएगा यहाँ पर, यस दिस इज, ये ज़्यादा सही है। तो ये आपको देखिए यहाँ पर चीज़ें दिख रही है प्रॉपर, पूरा पूरा जितना लिखा पोर्शन होता है वो आपका यहाँ पर करीब। यहाँ पर हमने देखा कि सम मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इजीली व्हाइल अदर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू बी रिड्यूस्ड। रिडक्शन मींस इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉनेशन। रिडक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, हीटिंग इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली इस रिएक्शन को कराने में हीट रिक्वायर्ड होगी, इस रिएक्शन को कराने में हीट तो रिक्वायर्ड होगी, एंड हीटिंग इज रिक्वायर्ड। हीटिंग आपकी रिक्वायर्ड हो जाती है। Heating is required to understand the variation in the temperature equipment by the thermal relation pyrometry। देखिए एक बात बोली गई कि पायरोमेट्री क्या होती है। पायरोमेटलर्जी ऑब्वियसली जितने भी तरह की मेटलर्जी है जिसमें कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट आती है। थर्मल रिडक्शन, यानी कि थर्मल रिडक्शन का मतलब जिसमें कि रिडक्शन तो हो रहा है मगर रिडक्शन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, थर्मल रिडक्शन यानी कि पायरोमेटलर्जी। एंड टू प्रेडिक्ट व्हिच एलिमेंट विल सूट एज एजेंट फॉर अ गिवन मेटल ऑक्साइड गिव्स एनर्जी रिप्रेजेंटेशन एज द। देखिए सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर आपने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे देखा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आपने देखा किसको, कार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसका रिडक्शन करेंगे, एक मेटल के ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर को कराने के बाद, ओर के कॉन्सेंट्रेशन के बाद जब ऑक्साइड को हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको हम जब रिडक्शन करा रहे हैं प्योर मेटल को पाने के लिए, मेटल को पाने के लिए, उस मेटल को पाने के लिए जब हम रिडक्शन करा रहे हैं तो उस रिडक्शन को कराने में जो मदद करेगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है इसका डिसाइड करेगा। इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, इससे पहले कि हम इसको ये डिसाइड करें कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, चलिए हम रिडक्शन के बारे में कुछ चीज़ें और डिटेल में समझते हैं कि रिडक्शन और क्या क्या पॉसिबिलिटीज के साथ आता है। और इस रिडक्शन की प्रोसेस में जैसे कार्बन का यूज़ किया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ किया हमने, तो हम समझते हैं कि कार्बन का यूज़ करेंगे तो कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। लेट्स सी। इस चीज़ के लिए समझने के लिए वी हैव टू मूव टूवर्ड्स, हमें अपने बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। बोर्ड की तरफ जाने के लिए हमें इसमें चीज़ों को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। चीज़ों को हमने मिनिमाइज़ कर लिया, मिनिमाइज़ करने के बाद हम अपने पुराने बोर्ड की तरफ पहुँच गए बेटा, जहाँ पर हम इन चीज़ों को समझा सकते थे। देखिए ज़रा, हम समझते हैं कि जो रिडक्शन आपका, पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि रिडक्शन जो कार्बन के थ्रू होता है, रिडक्शन बाय कार्बन, इसको कैसे देखा जाएगा। रिडक्शन बाय कार्बन को हम कैसे देख सकते हैं, हाउ वी डिफाइन रिडक्शन बाय कार्बन, कैसे कैसे किस किस को रिड्यूस कर सकता है। तो आपको बताएं कि जो कार्बन का रिडक्शन होता है दिस इज कॉमनली नोन एज स्मेल्टिंग। इसमें हम इसे हम नॉर्मली स्मेल्टिंग कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। और इसमें नॉर्मली आपके जिन मेटल्स का कार्बन के थ्रू रिडक्शन होता है, जैसे आपका जिंक हो गया, जैसे आपका Fe हो गया, जैसे आपका Sn हो गया, Zn हो गया, Sn हो गया, Pb हो गया, ये सब आपके होते हैं जिनका रिडक्शन आप कार्बन के थ्रू आराम से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर इसका किसी का भी ऑक्साइड ले लेते हो, आप मान लीजिए PbO ले रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग PbO या कुछ और Fe2O3 ले रहे हो, सपोज करो मान लो Fe का ऑक्साइड आप ले रहे हो और Fe2O3 ले रहे हो, एंड यू आर यूजिंग कार्बन, और आप कार्बन का यूज़ कर रहे हो। कार्बन का यूज़ जब आप कर रहे हो ना, तो कार्बन का यूज़ करके आप इस तरह से चीज़ों को ले सकते हो, लाइक 3 कार्बन आपने यूज़ कर लिए, इस तरीके से ये 3Cu
और कार्बन इस तरीके से यहाँ पर अलग कर देता है। अच्छा, इसमें कार्बन का यूज सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ब्लास्ट फर्नेस यानी कि आयरन की एक्सट्रैक्शन होता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में बेटा कार्बन का यूज सबसे ज्यादा होता है, जरा समझिएगा। इसके अलावा कार्बन का यूज कहाँ कहाँ और हो सकता है? कार्बन का यूज अगर और कहीं देखा जाए तो वो आपको देखने को मिलेगा या तो सीधे सीधे ऑक्साइड जिसके होते हैं, तो ऑक्साइड को तो सीधे सीधे आप कार्बन का रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए किसी के आपको ऑक्साइड ना मिले, जैसे इसका और है आपको, इसका और आपको सपोज करो ZnS के फॉर्म में मिले, तो आप क्या करोगे? तो ZnS के फॉर्म में आपको जब मिलेगा, जैसे सल्फाइड है, अब ZnS के फॉर्म में आपको जब मिलेगा तो आप क्या करोगे? पहले आप रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग करने के बाद उसको ZnO में कन्वर्ट करोगे, और ZnO में कन्वर्ट करने के बाद तब आप C के साथ रिएक्ट करोगे, तो फिर Zn अलग होगा और CO बनेगा। तो ये तो सिंपल सी प्रोसेस है कि अगर कोई सल्फाइड में है, जैसे लेड सल्फाइड है आपका, अगर लेड सल्फाइड है और फिर उसको आप क्या करोगे? फिर आप उसकी रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग करने के बाद क्या करोगे? रोस्टिंग करने से क्या होगा? वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद यू विल रिएक्ट विद कार्बन एंड मेकिंग एज CO एंड PV ठीक है बेटा? याद रखिएगा, अगर जैसे आप किसी की रोस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रोसेस को कर रहे हैं और उसके अंदर आयरन एज एन इम्प्योरिटी अगर हो, आयरन एज एन इम्प्योरिटी आपको हो, तो एक दूसरी इम्प्योरिटी को आपको वहां पे ऐड करना पड़ता है ताकि आयरन को आप स्लैग की फॉर्म में अलग कर सको। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, आई गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिलैग फॉर्मेशन की, कि हाउ वी फॉर्म सिलैग फॉर्मेशन। वी विल टॉक अबाउट द सिलैग फॉर्मेशन। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कॉपर का आप एक्सट्रैक्शन करने जा रहे थे और कॉपर सल्फाइड आपके पास था, पर उसके अंदर दो तरह की इम्प्योरिटी थी, एक FeO की इम्प्योरिटी थी, एक आयरन की इम्प्योरिटी थी। तो याद रखिए, अगर आयरन की इम्प्योरिटी है यहाँ पर इसके अंदर, तो आप इस आयरन की इम्प्योरिटी के अंदर एक और इम्प्योरिटी मिला दीजिए, एक और इम्प्योरिटी मिला दीजिए, ये एक और इम्प्योरिटी मिला दीजिए, एंड दिस इम्प्योरिटी, ये आप देख रहे हैं, एक और इम्प्योरिटी मिला दीजिए। तो यहाँ पर ये जो इम्प्योरिटी है ना, अब ये इसमें क्या है, ये गैंग है, ये इसका गैंग है। हाँ, तो जब ये मिल जाएगा तो इसके बाद होगा क्या बेसिकली, तो देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा FeSiO3। ये जो बनेगा ना, दिस इज विल बी कॉल्ड एज स्लैग। ये एक इमिसिबल मॉल्टन लेयर होती है, इमिसिबल मॉल्टन लेयर होती है, और इसके साथ आप इस बात को समझिएगा कि ये आपका Cu2S अलग हो जाता है। ये Cu2S जो है फिर यहाँ पर आपको मैटी कहलाएगा, ये मैटी कहलाएगा। जो यहाँ पे अलग हो गया ना, ये मैटी कहलाएगा। समझ गए? अब ये स्लैग फॉर्मेशन आपको हो गया। स्लैग फॉर्मेशन में क्या हुआ, तो स्लैग फॉर्मेशन में एक तरीके से जिस इम्प्योरिटी का हमने यूज किया वो इम्प्योरिटी क्या कहलाई, फ्लक्स कहलाई। और मैंने शुरू में बताया था, फ्लक्स और गैंग अगर जब मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्लैग कहलाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जो इम्प्योरिटी आपने यहाँ पे ऐड की है वो किसके हिसाब से ऐड की। तो आप एक बात समझिए, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैंग की, किस तरह की इम्प्योरिटी है। फ्लक्स आपका कैसा भी हो सकता है, फ्लक्स आपका एसिडिक हो सकता है, फ्लक्स आपका बेसिक हो सकता है, फ्लक्स आपका बेसिक हो सकता है। समझ गए? जैसे यहाँ पर ये इम्प्योरिटी बेसिक थी तो हमने एसिडिक फ्लक्स का यूज किया है, और अगर यहाँ पर इम्प्योरिटी आपकी ये एसिडिक होती तो यहाँ बेसिक फ्लक्स का यूज करते, CaO का यूज करते। तो इम्प्योरिटी हमने यहाँ पे ऐड कर दी और गैंग है वो स्लैग के फॉर्म में अलग हो गया, और ये आपका कॉपर सल्फाइड अलग तरीके से मैटी के फॉर्म में आपको मैटी कहलाता है बेटा।
टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, अगर हमें एसिडिक इम्प्योरिटीज को यहाँ पे दूर करना होता तो हम क्या करते? टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, एसिडिक इम्प्योरिटीज को हमें इफ यू वांट टू रिमूव देम, अगर हमें करना होता तो एसिडिक इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम बेसिक CaCO3 का यूज करते बेटा, बेसिक CaCO3 का यूज करते। और बेसिक CaCO3 जो आपको यहाँ पर यूज करता, CaCO3 बेसिकली मिलता क्या? बेसिकली CaCO3 से जब ये हीट अप होता तो क्या मिलता हमें? ये बेसिक फ्लक्स मिलता हमें। और CO2 तो ये होता क्या, इसका थोड़ी ना इस्तेमाल होता है, यहाँ से मिलता बेसिक फ्लक्स, ये बेसिक नेचर का फ्लक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक नेचर का फ्लक्स आपको मिलता। तो वहां पर जो इम्प्योरिटी अगर है आपकी, और इम्प्योरिटी अगर मान लीजिए एसिडिक इम्प्योरिटी है, तो मान लीजिए सपोज करिए एसिडिक इम्प्योरिटी, वहां पर कोई एसिडिक इम्प्योरिटी है P4O10 की, ये आपकी एसिडिक इम्प्योरिटी है, हाँ एसिडिक इम्प्योरिटी है, या आप तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका गैंग है, हाँ। और ये आपको बेसिक इम्प्योरिटी को आपने ऐड किया, बेसिक इम्प्योरिटी को ऐड किया तो वो आपका फ्लक्स है। अब इन दोनों ने मिलके आप क्या बनाया, इन दोनों ने मिलके Ca3P4 का होल ट्वाइस ये बनाया, C3। अब C3P4 का होल ट्वाइस अगर इन्होंने ये बनाया तो जरा समझिए, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फिजिबल फ्लैग, और इसको बेटा थॉमस फ्लैग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थॉमस फ्लैग, इसको हम थॉमस फ्लैग भी कहते हैं। अब अगर यहीं पर मान लीजिए ये कैल्शियम ऑक्साइड था और ये SiO2 अगर मिल जाता तो ये क्या होता, कैल्शियम सिलिकेट, तो ये सिंपल आपका फिजिबल स्लैग कहलाता, नहीं बोलते। स्लैग क्या है? स्लैग एक मोल्टन लेयर है, इमिसिबल मोल्टन लेयर है, जो कि ऊपर की तरफ रहती है। जैसे आप मान लीजिए दो लेयर है हमारी, अपर लेयर और लोअर लेयर, वहां लेयर है और वहां पर एक लोअर लेयर है, ठीक है। तो अब जैसे ये जो मैटी है इसको लोअर लेयर कहते हैं हम। जैसे सपोज करो कि आपने यहाँ पे अभी भी बनाया था, आपका बना था FeSiO3, एक आपका स्लैग बना था, और ये आपका साथ में Cu2S मैटी बना था। तो अभी इसके बारे में भी NCERT में लिखा गया है, तो उसको भी आप इजीली समझ लेंगे जब इन पॉइंट्स को भी आप समझ लेंगे। तो ये जो होती है ना, ये बेसिकली बेटा अपर लेयर यानी ऊपर की तरफ होती है, और ये इमिसिबल होती है विद मेटल, और ये आपकी लोअर लेयर है। ठीक है। अब ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका इसके अंदर ये लोअर लेयर है, ये आपका मैटी है, और ये ऊपर की लेयर है, ये लेयर आपकी स्लैग है। ये इमिसिबल है, ये इमिसिबल है यानी कि मिलती नहीं है। जैसे इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है कि वो एक दूसरे में मिलते नहीं है। तो अभी भी आपने देखा कि कार्बन से रिडक्शन हुआ, रिडक्शन बाई कार्बन, देखिएगा आप, अभी अभी आपने देखा कि रिडक्शन बाई कार्बन, आपने देखा कि किस किस हो सकता है। इसी तरीके से बेटा रिडक्शन बाई, अब कौन कौन कैसे कब होता, होने को तो सबसे हो सकता है, लेकिन कब कैसे होता है ये आपको दिखाएगा एलिंगम डायग्राम। तो रिडक्शन बाई CO, रिडक्शन बाई CO भी हो सकता है, कहीं पे कार्बन से होगा, कहीं पे CO से होगा। सवाल उठता है कि रिडक्शन बाई कार्बन कहां पर हो सकता है, रिडक्शन बाई CO कहां पर हो सकता है। ऐसे में आपको याद कराऊं या रिएक्शंस लिखूं तो फिर भी आपके लिए थोड़ी बहुत ठीक है, पर ज्यादातर बातें आपको एलिंगम डायग्राम से समझ में आएंगी। क्या CO से कौन कौन रिड्यूस और कार्बन से कौन कौन रिड्यूस हो सकता है ना।
मैक्सिमम टाइम तो आपका सी या सीओ ही होता है बेटा। जो लोग आपके कार्बन से नहीं हो सकते मान लीजिए, तो वो सीओ से हो जाते हैं। कार्बन से देखो अब होता क्या है बेसिकली कि नॉर्मली होता क्या है, जब आप नॉर्मली इसमें कार्बन का यूज करते हो, कोक का यूज करते हो, सबसे फेमस तो रिड्यूसिंग एजेंट यही है भाई, सबसे फेमस है। क्या रीजन क्या है? ये है कि बहुत ही इकोनॉमिक है, बहुत ही इकोनॉमिक है। अब इकोनॉमिक है, आपको कोक निकालना है, कोक मिल गया, कोक ने कार्बन बाई रिडक्शन हो गया, आराम से मेटल में कन्वर्ट हो गया। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब होता क्या है, वहीं पर जब ये सब चीजें ज्यादातर जो आप यूज करते हो, इसमें ज्यादातर आपको ब्लास्ट फर्नेस यूज करने को मिलती है। हर फर्नेस का यूज भी मैं आपको अलग से बता दूंगा कि किस फर्नेस का यूज क्या होता है। जैसे कि आपकी ब्लास्ट फर्नेस हो गई, लेबोरेटरी फर्नेस हो गई, महफिल फर्नेस हो गई। अब क्या होता है, किसी प्रोसेस के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां से कार्बन से आप हो रहा है, ड्यूरिंग द रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो रिड्यूसेस। किसको? जैसे ये लाइक आपका नहीं मरकरी है या आपका सिल्वर है, इन सबको, मरकरी है, सिल्वर है, इन सबको ज्यादा ये रिड्यूस करती है। कॉपर है, इन सबको ज्यादा ये रिड्यूस करती है। अब ये रिडक्शन बाई सी हो गया, तो रिडक्शन बाई सम अदर मेटल्स, रिडक्शन बाई सम अदर मेटल्स। अब मान लीजिए आपका कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। अब बहुत ज्यादा स्टेबल हैं तो कार्बन से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, कार्बन से वो रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड से वो रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब करना ये पड़ेगा, ऐसे मेटल्स को लेना पड़ेगा जिन जो बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और जिनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना, वो बहुत हाई होगा। जब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई होगा, इसका मतलब इनके ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इनका ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ये दूसरे को रिड्यूस कर देंगे। तो जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम होगा उनको ये रिड्यूस कर देंगे। या दूसरे शब्दों में अगर आप रिड्यूसिंग पोटेंशियल के टर्म में देखना चाहते हो, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में देखना चाहते हो, तो आप वैसे देख लो। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में देखोगे तो आपको पता होगा कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग, उनकी पावर उतनी जितना जिसका 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 जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होती है, और जिनका जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उनकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम होती है ना। तो अब जैसे सपोज करो हमें को रिड्यूस करना है, मान लीजिए हमें Zn को रिड्यूस करना है, मान लीजिए हमें किसी और को रिड्यूस करना है जो इसके ऊपर है। जो चीजें एल्युमिनियम के ऊपर हैं, याद रखिएगा, जो चीजें रिडक्शन पोटेंशियल में या यूं कह लीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जिनकी वैल्यूज एल्युमिनियम के ऊपर है ना, रिडक्शन पोटेंशियल आपका ऊपर जाते 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 कम हो जाएगा। तो जो चीजें जिसके ऊपर हैं वो ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, राइट, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और नीचे वाले का कम है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब अगर मैग्नीशियम से, एल्युमिनियम से जो जो चीजें नीचे हैं, जैसे आयरन है, आपका जिंक है, जैसे लेड है, SN है, PB है, ये सब आपके नीचे है, तो ये सब के सब रिड्यूस किए जा सकते हैं। आप समझो इस बात को, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी समझ सकते हैं हम लोग। ये हो गया आपका हाइड्रोजन, इसके नीचे आपके ये मेटल हो गए, कॉपर हो गया है ना, मरकरी हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो, ये सब हो गए। और यहाँ पे कहीं पर ये चीजें हो गई आपकी, ये Fe है, ये Zn है, ये सब है। और ऊपर की तरफ कौन है? ऊपर की तरफ लिथियम सबसे ऊपर है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये एल्युमिनियम है, ये सब है। तो ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वालों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है,
रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है। जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उनका रिड्यूसिंग पावर उतना होता है। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उनका रिड्यूसिंग पावर उतना कम होता है। तो आप उल्टी बात क्यों बोलो, आप सीधी बोलो ना। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल पे बेस्ड होती है, इसलिए इसको भी बताना पड़ता है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से ये ऐसे हो गया। अब जरा समझो आप इस बात को। तो मेटल ने दूसरे मेटल को भी रिड्यूस कर दिया भाई। कौन सा मेटल किस मेटल को रिड्यूस करना चाहेगा? समझ जाओ इस बात को कि कौन सा मेटल किस मेटल को रिड्यूस करना चाहेगा। नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस करना चाहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर नॉर्मली एल्युमिनियम आपका रिड्यूस कर देगा, एल्युमिनियम आपका रिड्यूस कर देगा, लेकिन हो सकता है कोई मैग्नीशियम एल्युमिनियम से भी ना हो पा रहा हो। अगर कोई एल्युमिनियम से भी ना हो पा रहा हो तो वो मैग्नीशियम से होगा। सवाल उठा कि सर ये सब बातें जो आप बोल रहे हो ये हम याद कैसे करेंगे? हमने कहा याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो इतना सोच लो कि जो पॉइंट है मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बताए, और इन सबको समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी सी बात है, हम इस मेटलर्जी की थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं, इस रिडक्शन की थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेक्ट को समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेक्ट ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, इस बात को समझेंगे तो हमें खुद क्लियर हो जाएगा कि एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, मैग्नीशियम कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने वीक होते हैं कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन से ही सीधे मेटल में आ जाते हैं। उनका जो ऑक्साइड होता है वो इतना वीक होता है, इसका यूज भी नहीं करना पड़ता हमें किसी मेटल का, वो सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन से ही मेटल में चले जाते हैं। ऐसे भी कुछ ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड तो दुनिया भर की चीजें होती हैं, कोई जरूरी नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन से भी सीधे सीधे हो जाते हैं। जैसे क्या होते हैं, कुछ थर्मली अनस्टेबल होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो जब कुछ थर्मली अनस्टेबल होते हैं तो जैसे HG है, वो थर्मली अनस्टेबल है, वो सीधे सीधे HG में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। जरा सी भी हीट हो गया अब तो वो सीधे सीधे से हो जाते हैं बेटा। कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम रोस्टिंग कर रहे होते हैं, और रोस्टिंग करने के साथ साथ उनका ऑक्साइड बनना चाहिए था, लेकिन ऑक्साइड के साथ साथ वो अपने आप उनका मेटल बन गया, यानी सेल्फ रिडक्शन जिनका हो गया। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। जैसे मैं यहां पे बात करूंगा एक कॉपर सल्फाइड की, या मैं बात कर लेता हूं PbS की। मान लीजिए मैं PbS की बात कर रहा था। अब PbS का हमने ऑक्सीडेशन कराया, PbS के ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या मिलना चाहिए था? PbO मिलना चाहिए था। रोस्टिंग हो रही थी यहाँ पर, ऑब्वियसली सल्फाइड्स की नॉर्मली रोस्टिंग होती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन हमने दी, और ज्यादा ऑक्सीजन में ये मसला खड़ा हुआ कि भाई 2PbO इस तरीके से बन गया, और साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड तो साथ में निकलेगी ना, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को भी निकालना था। अच्छा, जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती भी है वो SO2 जो यहाँ से रिलीज होती है वो H2SO4 को बनाने के काम में आ जाती है। जैसे मान लीजिए 224, तो ये आपका ऐसे हो गया। अब 2Pb ये ऐसे कर लेंगे हम, ऐसे कर लेंगे यार, तो ये तो 2 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो 2 to the 4 हो गया, 4 हो गया, 4 to 6 हो गया, तो इसका मतलब इसे 3O2 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब हुआ क्या कि जो ये PbO बना ना, ये जो PbO, वहां पे PbS तो है ही ऑलरेडी मौजूद, तो उस PbO को कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो PbS आपका ऐसे हुआ, और उसने क्या किया, वो PbO बना लिया भाई, मतलब Pb बना लिया, और साथ में वो SO2 बन गया, साथ में वो SO2 बन गया। देखो यहाँ से 3Pb आपको अलग से मिल गया। क्या हुआ, रिएक्शन में कुछ करना नहीं पड़ा, वो सेल्फ रिडक्शन हो गया उसका। हीट कर दिया, हीट करने के साथ वो अपने आप ही बन गया, बजाय इसके कि वो ऑक्साइड में जाता, वो सीधे मेटल में चला गया। जाता इस तरीके से है, सीधे मेटल में चला गया। इसे कहते हैं एयर ऑक्सीडेशन या एयर रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। इसके साथ जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, अब एक एग्जांपल मैं और ले सकता हूं।
जैसे आप देखिए, आप यहाँ पर मरकरी का सल्फाइड है, मरकरी के सल्फाइड में अगर आप यहाँ पर ऐसे करते हो ना, और ये आपका क्या बनेगा, ये आपका HgO बनेगा, साथ में SO2 आपने निकाल दिया। अब ये HgO जो है ये वहां पे मौजूद HgS के साथ अपने आप ही रिएक्ट कर जाता है, और भाई ये Hg में कन्वर्ट हो जाता है और ये SO2 निकल जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सेल्फ रिडक्शन हो गया, सेल्फ रिडक्शन हो गया, या एयर रिडक्शन हो गया, ऐसा भी होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ऐसा भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई मेटल रिड्यूस करेगा तभी होगा, कार्बन रिड्यूस करेगा तभी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करेगा तभी होगा। हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन है। अब सवाल उठा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनसे किसी से नहीं होंगी। भाई आप मुझे बताओ, अगर कोई सोडियम का या कोई मैग्नीशियम का सॉल्ट है और उसका आपने मोल्टन फॉर्म में ले लिया या उसको एक्वस फॉर्म में ले लिया या आपने मोल्टन फॉर्म में ले लिया, और किसी ने आपसे किसी ने कह दिया कोई सोडियम क्लोराइड से सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, तो कोई उसे रिड्यूस कर पाएगा? भाई वो खुद ही खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट, तो उससे ज्यादा खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट लाओगे तो वो तो इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में हमें फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज करना पड़ता है। समझ गए ना? अब कहानी समझो कि कहां पर जरूरत के हिसाब से चीजों को किया जा रहा है, जरूरत के हिसाब से चीजों को किया जा रहा है बेटा। जैसे सोडियम है, वो सोडियम किससे एक्सट्रैक्ट होता है? मोल्टन NaCl से तो एक्सट्रैक्ट होगा। सोडियम आपको मोल्टन NaCl से एक्सट्रैक्ट होगा बेटा। सोडियम आपको मोल्टन NaCl से एक्सट्रैक्ट होता है या फिर मोल्टन NaOH से एक्सट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों में, दोनों की पोजीशन में आप करोगे क्या, आप जानते हो करोगे क्या? इनके आप सब जानते हो कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस, अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा यानी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो आप सिंपल सी बात समझो ना कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, और अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो आपको बताइए क्या होगा भाई, इससे आपको मिलेगा Na+ और ये मिलेगा Cl-। अब ये क्या होगा, कैथोड है, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटाइन, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर और ये आपको बन जाएगा Na, और एनोड पे जाएगा, एनोड पे सीधे सीधे यही जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको वो सब पता ही है, जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है वो सब बताई थी आपको, वो सब तो आप लगा ही सकते हो। मोल्टन में जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्वस में जरूरत पड़ती है। यहाँ मोल्टन में किस बात की जरूरत, मोल्टन में कोई आयन थोड़ी ना है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहाँ पे लगेगी, जहां पर आयन्स होंगे। जैसे हमने एक्वस NaCl लिया होता तो फिर उस सोल्यूशन के अंदर Na+Cl- की जगह पर H+ और OH- भी होता। तो एनोड में अगर सिचुएशन आती है तो एनोड पे क्या करते हैं, एनोड पे ये आपका Cl- है और ये आपका इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, हाफ Cl2 बना लो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो यहाँ ये आपका हो रहा है और ये आपका रिडक्शन हो रहा है। देखिए हो मिल तो रिडक्शन से ही रहा है ना, लेकिन इसीलिए का नाम रखा गया इलेक्ट्रोलिसिस वाले रिडक्शन का मतलब हुआ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सवाल उठा कि क्या सर सबके मोल्टन से ही मिलेगा, तो हमने कहा ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सबके मोल्टन से मिलेगा। भाई कुछ चीजों के आप सीधे सीधे, कुछ चीजों के सीधे सीधे सोल्यूशन से भी ले सकते हो आप, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि मोल्टन से मिलेगा, एक्वा सोल्यूशन से भी मिल सकता है। अगर आप मोल्टन Al2O3 से आप चाहोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सीधे इसी तरीके से आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा। सवाल उठा कि क्या सर सभी के उससे ऐसे मिलेगा, अरे तो ये तो आप सब जानते हो ना अच्छे से। अगर किसी का एक्वा सोल्यूशन तुम्हें लेना है तो तुम एक्वा सोल्यूशन में जैसे कुछ लेना चाहोगे तो आप जैसे कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन ले रहे हो, आप कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लोगे तो यहाँ पर भी होगा, H+ भी होगा, OH- भी होगा। लेकिन आप जानते हो कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से रिडक्शन कॉपर का इजी होता है और कॉपर नीचे होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इसका रिडक्शन आसान होता है, तो कॉपर का रिडक्शन पहले कराएंगे
तो कॉपर का रिडक्शन पहले करेंगे तो इससे कॉपर मिल जाएगा हमें। तो अगर तुम्हें एक्वस सोल्यूशन लेना है तो उनका लेना जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, तो इजी होगा हमारा, फिर हाइड्रोजन नहीं जाएगा वहां पर, दूसरी चीजें चली जाएंगी, है ना। मरकरी का ले लो, कॉपर का ले लो, सिल्वर का ले लो। इस तरीके से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन सब का ध्यान में रखते हुए चीजों को अगर हम जब करते हैं ना, तो ये सब चीजें हमारी बहुत आसान हो जाती है बेटा। सवाल उठा कि सर आपने इतनी सारी बातें बता पूरी की दुनिया की इस पूरी कहानी के पीछे का असल मकसद क्या है, कौन ये सब, इसकी गहराई में उतरता हूँ और आपको भी धीरे धीरे गहराई में उतार ले जाता हूँ, आपको फिर वापस ले आऊंगा। आपको बस उस समुद्र की गहराई का अंदाजा जरूर दिखाना है मुझे। चलिए हम इसी बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी। और इस थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट में जो चीज मिलेगी हमारी, वो होगी एलिंगम डायग्राम। ये वो कुंजी है जो सबके बारे में हमें बताती है कि क्या है। इससे पहले कि मैं एलिंगम डायग्राम का आपको पूरा प्रेजेंटेशन दूं, आप पहले समझिए कि चीजों में होता क्या रहा है। डायग्राम या फिर थर्मोडायनेमिक्स का एक्सपेक्ट या इसका बेसिक मतलब क्या है, टू सिलेक्ट सुटेबल रिएजेंट, टू सिलेक्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, कि आप ये समझ पाओ कि कौन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है एनर्जी के लिए, किसी एक्सट्रैक्शन के लिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट आपका सुटेबल है बेटा। क्या है अब आपका अगला मुद्दा, मेन मुद्दा जो है अगला वो ये है। चलिए इससे पहले हम ये समझते हैं डायग्राम है किस पर बेस्ड। देखिए ये जो भी रिएक्शंस हो रही थी जिनमें आप रिडक्शन कर रहे थे, जैसे आप क्या कर रहे थे, कोई मेटल ऑक्साइड था, MXOY था, मान लीजिए आपने कार्बन से रिडक्शन किया, या आपने कार्बन डाइऑक्साइड से किया, कार्बन मोनोऑक्साइड से किया, या आपने मेटल से किया, तो आप इन सबसे कर क्या रहे थे, आप इन सबसे कर ये रहे थे कि मेटल को आपको मेटल मिल रही थी और इनमें से जो भी था उसका ऑक्साइड बन रहा था। तो याद रखिएगा इस बात को, हम कि जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन अगर फिजिबल होगी तभी हम इस मेटलर्जी की प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस तरह की जो हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं और हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द फिजिबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। So let us understand the feasibility of this kind of reaction. चलो भाई ऐसे चलाते हैं, 2 मिनट के लिए, गर्मी बहुत हो रही है। आप मुझे बताइए दुनिया की किसी भी केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए कौन सा तरीका है जिसको हम फॉलो करते हैं। एक तरीका है जिसको हम फॉलो करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस। टू मेक फिजिबल दिस रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेल्टा एच जी को नेगेटिव करना पड़ेगा, डेल्टा जी को नेगेटिव करना पड़ेगा। नाउ टेल मी वन थिंग,
ये जो आपका रिडक्शन है, जिसमें आप ये आप रिडक्शन करा रहे हो, तो रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन के लिए तो ये जो प्रोसेस हो रही है पूरी, जिससे MXO प्लस जो भी कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो भी कोई मेटल है, इसका जो हो रहा है ये, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें तो हीट रिक्वायर्ड है, ये आपकी हीट रिक्वायर्ड है। तो ये बिना हाई टेम्परेचर के ये रिएक्शन नहीं होती है, हीट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये हुआ, ये रिडक्शन हमारी कैसी है? ये रिडक्शन हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इसमें हीट हमारी रिक्वायर्ड है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो समझो, इस वाली प्रोसेस के लिए डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस वाली प्रोसेस के लिए क्या करना? अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, और ये आपका टेम्परेचर है। और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो अच्छी बात है, और एंट्रोपी नहीं बढ़ी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना? सवाल इस वक्त का उठता है कि एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है। घटेगी थोड़ी सी एंट्रोपी, क्योंकि ये आपका एक जबरदस्त ऑक्साइड के फॉर्म में बना हुआ है, और ये बाद में देखिए ये एक एक्स है और ये एक्स है, यानी कि एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव बढ़ रही है। इसका मतलब ये नेगेटिव तब बढ़ेगा, मैं पहले इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि रिडक्शन की रिएक्शन है, उसके बाद मैं एलिंगन डायग्राम की बात करूंगा। लेकिन एलिंगन डायग्राम इस पर बेस्ड थोड़ी ना है, एलिंगन डायग्राम तो इसके ऑक्सीडेशन पे बेस्ड है, रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्सीडेशन पे बेस्ड है। समझ गए आप? अगर जो ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, तो इससे एक साबित बात होती है कि जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी अच्छी बात है। हाई टेम्परेचर इसका मतलब फेवर दिस रिएक्शन, हाई टेम्परेचर फेवर दिस रिएक्शन। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि इस रिएक्शन की हाई टेम्परेचर फेवर दिस रिएक्शन। इन चीजों को समझने के लिए बेटा इसका उल्टा चलते हैं, उल्टा चलेंगे तो सीधी बात समझ लेंगे। क्या बात है? अगर मैं इसका रिडक्शन अच्छे, तो इसका रिडक्शन उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छे से इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, क्योंकि जितना अच्छे से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा उतना जबरदस्त ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, जितना जबरदस्त ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा उतना जल्दी इसका रिडक्शन कर देगा, जितना जल्दी इसका रिडक्शन कर देगा। इसका रिडक्शन करने वाला कौन? ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर को हम कहां से समझेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की पावर को या रिड्यूसिंग एजेंट की पावर को हम कहां से समझेंगे? उसके ऑक्सीडेशन के नेचर से समझेंगे कि वो कितना तेजी के साथ ऑक्सीडेशन कर रहा है। चलिए इस बात को समझते हैं। अगर हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या मेटल किसी का भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें यहाँ पर उसका ऑक्साइड मिलेगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन मिलेगा, हमें ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्साइड मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन आप रिएक्शन कर रहे हो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज, वहां पे हीट एब्जॉर्ब थी, हीट रिक्वायर्ड थी, यहाँ रिलीज हो गई, और हीट रिलीज हो गई, इसका मतलब आपका डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है, यानी ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। अब हम इसी के बेस्ड याद रखिएगा, जितना ज्यादा इजीली इसका ऑक्सीडेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उतनी आसानी से वो मेटल का रिडक्शन करे, मेटल में रिडक्शन कर देगा उसके ऑक्साइड का। तो यही तो हमें समझ, यहाँ कहानी पूरी किसकी है? यहाँ कहानी पूरी है रिड्यूसिंग एजेंट की। तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर को समझाने के लिए और कौन सा बेस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इनके लिए ही तो इस पर बेस्ड एलिंगन डायग्राम को यूज किया गया। अब हुआ क्या? अब डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब मुझे बताइए, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। कार्बन है, कार्बन मेरा सॉलिड है, ऑक्सीजन है। अभी इस रिएक्शन से मैंने एक बात समझ ली कि रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है। मैं दूसरे उल्टी तरफ आ जाता हूँ, रिडक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। रिडक्शन की बात तो मैं कर चुका, अब रिडक्शन को बेटर कराने के लिए जरूर समझना कितने पड़ेगा, उल्टा समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ से अच्छा हो रहा है। ऑक्सीडेशन को अच्छा समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये गैस था, ये आपका CO2 आया,
अब ये आपका एक जैसे मान लीजिए ये आपका सॉलिड, आपका एंट्रोपी बढ़ रही है कि एंट्रोपी घट रही है? एंट्रोपी बढ़ रही है कि एंट्रोपी घट रही है? अब हम कार्बन की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो मान लीजिए Zn की बात कर लेते हैं। ज्यादातर ऑक्साइड तो होते ना, नहीं Zn मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, कोई और लेते हैं। Zn है, हमने ऑक्सीजन लिया, हाँ ऑक्सीजन गैस लिया, और ये हमारा ZnX है, ये भी सॉलिड हमारा बनता है, ये ZnO। ज्यादातर ऑक्साइड सॉलिड ही तो होते हैं, ज्यादातर ऑक्साइड सॉलिड ही होते हैं भाई। अब वो तो एक मेटल का ऑक्साइड तो है ही नहीं ना, वो तो एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हम किसी मेटल के ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई मेटल ले लिया, उस मेटल के ऑक्साइड की बात हम कर लेंगे, मेटल के ऑक्सीडेशन की बात कर लेंगे। जो मेटल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन का होगा, इसका अच्छे से होगा, वो उतना ही बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा दूसरे के लिए। मेटल किसको रिड्यूस कर देगा, यही बात तो यहाँ से क्लियर होगी। तो ZnS आपका O2 के साथ करता है, ZnO भी एक सॉलिड की तरह बनाता है। अब जरा मुझे बताओ, जरा ध्यान से देखना, ये आपका ये है, अब सॉलिड तो सॉलिड में चला गया, चलो ये रिएक्शन तो आपकी एक्सोथर्मिक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अब एक प्रॉब्लम और भी है यहाँ पर, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो भी तो घट ही रही है ना, एंट्रोपी भी घट रही है, क्योंकि अगर कोई चीज गैस से सॉलिड में जा रही है, मान लो सॉलिड प्लस गैस, और वो भी अगर सॉलिड में चला जाए पूरी तरीके से, तो एंट्रोपी घटी तो ना, एंट्रोपी घटी। एक सॉलिड है, गैस है, और वो बिल्कुल प्योर सॉलिड में चला जाए तो एंट्रोपी घटी, इतनी बात तो सब लोग जानते हैं, एंट्रोपी घटी, ठीक। अब डेल्टा एस भी निगेटिव हो गया, डेल्टा जी भी निगेटिव है, डेल्टा एच भी निगेटिव है। जरा सोचो इसके डेल्टा जी के बारे में, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब जरा समझने की बात है कि ये भी आपका निगेटिव भाई, और ये भी निगेटिव यार, तो बड़ी समस्या है। ठीक है, अब इसको तुम अगर निगेटिव, अगर तुम इसको, ये निगेटिव है तो इसका मतलब ये टी डेल्टा एस ऐसे बन जाएगा। तो एक बात समझने की है कि अगर तुम इसको देखोगे ना, तो इसको देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके लिए तो भयंकर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, हाईली एक्सोथर्मिक। तभी तो इतनी भयंकर ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और इससे जो हीट, इतनी ज्यादा हीट मिलती है, उसी हीट से उसका रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि वो रिडक्शन के लिए भी वहां पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी। सो दैट्स व्हाई दिस इज डेल्टा जी। यहाँ पर इसकी फिजिबिलिटी के लिए, इसके डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए इसको एक्सोथर्मिक होना पड़ेगा। तो एक तो एस्पेक्ट ये हो गया भाई, ठीक। चलिए अब इसका ग्राफिकल अप्रोच देखने की कोशिश करते हैं। इसकी ग्राफिकल अप्रोच को जरा समझते हैं। डेल्टा एच जरा समझिएगा, क्या अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच, ये आपकी वो है, ठीक। ये जो वैल्यूज है हमारी, इसको मैं y कह दूं, y एक्सिस से मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा जी हम ले रहे हैं, वो डेल्टा जी ले रहे हैं पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, किलो जूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में डेल्टा जी ले रहे हैं बेटा। अच्छा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पर बेटा जो डेल्टा एच होता है और डेल्टा एस होता है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं। डेल्टा जी और डेल्टा एक्स होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अब जरा समझिएगा, तो मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो जब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ये एम प्लस सी। अब यहां मुझे जो कर्व ड्रॉ करना है ना, वो डेल्टा जी और टी के बीच में कर्व ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ द कर्व ऑफ दिस एलिंगन डायग्राम जो मिलता है हमें, वो डेल्टा जी और टी के बीच में मिलता है। ये डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी है फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, इसकी वैल्यू मान लीजिए एक्स किलो जूल पर ऑफ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे देखा गया है।
और ये डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच आपका वो किलोजूल पर मोल ऑफ एमओ, मेटल ऑक्साइड का एक मोल बनने में जो फॉर्मेशन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो ये है बेटा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड ही तो बनेगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ कर रहा है और उसके लिए हम ये निकाल किसके लिए रहे हैं, हम निकाल इसी के लिए तो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो आपकी एक्सोथर्मिक नेगेटिव वैल्यू होगी और वो नेगेटिव वैल्यू किलोजूल पर मोल ऑफ मेटल ऑक्साइड होगा। और जो डेल्टा जी है वो आपका किसके रेस्पेक्ट में है, विद ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में है। तो यानी कि वाई एक्सिस पे हमारा जो ये आया, ये आपका वाई एक्सिस पे मान लीजिए हमने डेल्टा जी ले लिया। डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी आपका बेसिकली किलोजूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, स्पेशली ऑक्सीजन के लिए डिफाइंड है ये हम खींच ही रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए। और ये टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर है ये, ठीक। अब स्लोप क्या है, अब जरा मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर m जो है वो क्या है, m यहाँ पर नेगेटिव m की वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा एस, ठीक। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू डेल्टा एच, ये c की वैल्यू है तो इसका मतलब ये ऐसे कुछ होगी। अब जरा पहले ये तो समझ लें हम कि ये ऐसे जाएगा या ये ऐसे जाएगा। देखो अगर एंट्रोपी तुम्हारी डेल्टा एस, अगर ये वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाता। जरा समझो एक बात को, मैं फिर से इस बात को समझा दूं तुम्हें कि अगर ये m की वैल्यू आपकी माइनस डेल्टा एस है तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा एस कैसा है। डेल्टा एस अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, m तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है। अगर डेल्टा एस तुम्हारा नेगेटिव है तो m तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि भाई वो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहां इस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो C प्लस C आपका ये आपका ये जो है C प्लस O2, ये जो CO गैस बना रहा है, इसमें तो आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो यहां तो स्लोप आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए जो लाइन बनेगी CO जब आप बनाओगे तो उसमें स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ लाइन आएगी। लेकिन बाकी के जितने भी मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, अगर उन मेटल्स की मैं बात करूं तो मेटल्स में ये मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो मेटल ऑक्साइड में तो एंट्रोपी घटी रही है, तो यहां पे तो एंट्रोपी घटी रही है। और अगर एंट्रोपी घट रही है तो स्लोप कैसा होगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव। तो आप बात को समझो यहां पर कि अगर इस कर्व के अंदर किसी भी मेटल के लिए तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसकी ये वैल्यू जहां से वो शुरू हो रहा है, ये सब ऐसे होंगी, ये सब लाइन ऊपर की तरफ होंगी, सब लाइन ऊपर की तरफ होंगी, ये सारे मेटल्स की लाइन ऊपर की तरफ होंगी। बस सिर्फ और सिर्फ कार्बन की लाइन कुछ ऐसे तरफ होगी। क्यों, क्योंकि कार्बन में स्लोप नेगेटिव आ रहा है। देखो जरा, क्योंकि कार्बन के जब आप ऑक्सीजन CO को बना रहे हो तो वहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है। क्यों एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन आपका सॉलिड से गैस में जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड गैस मिलकर सिर्फ सॉलिड बना रहा है, तो यहाँ पे एंट्रोपी घट रही है। और सभी में जितने भी मेटल्स है सब में एंट्रोपी घटेगी घटेगी। तो ये केवल एक सिंगल एग्जांपल है CO का, जिसके फॉर्मेशन पे तुम्हारी नेगेटिव स्लोप तुम्हें मिल रहा है और ये पॉजिटिव, ये तो वैल्यू डेल्टा एच ही रहेगी और ये वैल्यू डेल्टा एच ही रहेगी, ये इसके लिए डेल्टा एच रहेगा। ये मान लीजिए ये आपका MO है। तो इस तरीके से जो लाइंस आपको सीधे सीधे ऊपर मिलेंगी ना, उनसे आपको एक बार समझ में, जो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली पॉजिटिव स्लोप की जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप है हमारा। ये क्यों मिल रही है, इसके पीछे की पूरी मैंने थर्मोडायनेमिक्स, पूरी मैकेनिक, पूरी थर्मोडायनेमिक्स, पूरी मैथ्स आपको समझा दी कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि कहां पर स्लोप नेगेटिव आ रहा है। बाकी की सारी लाइनें ऊपर की तरफ हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन नीचे की तरफ आपको मिलेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ने से स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा और स्लोप बढ़ने से, नेगेटिव होने से ये लाइन आपकी नीचे की तरफ आएगी। इस पूरी कहानी पर बेस्ड पूरे बहुत सारे डायग्राम बनाए गए, बहुत सारे बड़ा जबरदस्त काम किया वैज्ञानिक ने, एलिंगन ने, और बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने।
मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल सेंस तभी आता है आपको जब आप एलिंगन डायग्राम के बारे में पाते हो। तो आप समझो इस बात को। चलिए इस बात को अब हम समझने के लिए और गहराई में उतरते हैं, और गहराई में उतरने के बाद ये देखते हैं कि आखिर एलिंगन डायग्राम में ऐसे क्या वेरिएशन को हमें सीखना चाहिए और जिनको देखकर हमें समझना चाहिए ये कौन सी बात कहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। पूरा एलिंगन डायग्राम के सारे पॉइंट्स ये वो मैं आपको सब बता चुका हूँ, पूरी मैकेनिक्स, उसके अंदर की मैकेनिज्म, एंड वी हैव डिस्कस सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। सीधे हम लोग समझेंगे एलिंगन डायग्राम को। ये है वो एलिंगन डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया है, उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि पूरा पूरा नहीं आ पा रहा है, एंड मुझे लगता है 200% पे आ जाएगा। यस, 200% ही सबसे सही है क्योंकि स्पेस भी हमें मिल जाता है लिखने का और बात करने की भी बात मिल जाती है। देखो बेटा, ये है हमारा बेसिकली एलिंगन डायग्राम। ये एलिंगन डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो वाई एक्सिस पे पूरा की पूरा डेल्टा जी दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे पूरा की पूरा डेल्टा जी दिखाया गया है और एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर दिखाया गया है। तो अब मैं आपसे जो बातें की थी और मैंने पूरा डिस्कशन किया था कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो आप समझो जरा। जैसे ये आप शुरुआत करते हैं एक एक चीज से। देखिए यहाँ पर ये 0 पर है, बहुत कुछ इसमें नहीं भी है, वो चीजें हम लोग बाद में देख लेंगे। बस एक बात जरूर मैं आपको बेसिक बातें समझाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ हम मैग्नीशियम से शुरुआत करते हैं, फिर एल्युमिनियम है, फिर हमारा Zn है, फिर CO है, Fe है, Cu है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन ये है। इस एलिंगन डायग्राम तो यहाँ देखिए ये स्ट्रेट लाइन सब मिल रही है, ये ऐसे पॉजिटिव स्लोप की मिल रही है, सब पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव मिल रहा है। सब पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पर स्लोप जरूर आपका 0 के करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब है, क्योंकि एंट्रोपी ही से तो स्लोप डिसाइड हो रहा था। हाँ, इसका एंट्रोपी में चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। चलिए सब बातें समझ में आ गई अच्छे से। तो यहाँ पर आपकी देखिए यहाँ सब जगह पे क्या हो रहा है, स्लोप आपका बेसिकली माइनस डेल्टा एस के बराबर है। तो यहाँ पर अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ का डेल्टा एस नेगेटिव है, यानी एंट्रोपी घट रही है। तो ये सब में एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी घट रही है। यहाँ एंट्रोपी ना के बराबर है, यहाँ स्लोप आपका 0 है। जब यहाँ स्लोप 0 है तो इसका मतलब एंट्रोपी भी का जो चेंज है वो भी लगभग 0 है। एंट्रोपी का जो चेंज है वो भी लगभग 0 है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अचानक से एक चीज आप देख रहे होंगे, और ये वाला पॉइंट देखिए, इस वाले पॉइंट में ये CO जो बना रहे हैं, तो इसमें स्लोप आपका नेगेटिव आ गया। वही मैंने बताया ना, इसका मतलब यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो आपकी पॉजिटिव है, क्योंकि एंट्रोपी जब पॉजिटिव होगी ना तभी तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। यस, m इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। यहाँ पर एंट्रोपी आपकी नेगेटिव है, बाकी सब जगहों पे आपकी एंट्रोपी नेगेटिव है, और यहाँ पर एंट्रोपी लगभग 0 के बराबर है। तो अब हमने एंट्रोपी के बारे में चीजों को समझ लिया। एक एक करके हम सब चीजों को समझेंगे। याद रखिएगा, जितना जिस रिएक्शन में डेल्टा जी ज्यादा होगा उस रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है। यहाँ पे डेल्टा